किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इंजीनियर अमीर मकाम आज बिश्केक जा रहे हैं। इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहरिक कर दिया। किर्गिस्तान में रिहाइश पज़ीर पाकिस्तानी और तलबा स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर मुमकिन मदद और मुआवनत और तिब्बी सहूलियात फराहम करने और वापसी के ख्वाहिशमंद ज़ख्मियों के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बिश्केक से खुसूसी परवाज के जरिए 140 पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। वजीर दाखिला का लाहौर हवाई अड्डे पर तलबा का खैर मकदम। मोहसिन नकवी की तलबा से मुलाकात, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हमारी पहली तरजीह अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी है। आज मजीद परवाजों के जरिए तलबा पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। शहबाज शरीफ कायम मकाम पार्टी सदर नामजद। 28 मई को पार्टी इंतखाबात के लिए सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। नवाज शरीफ की सियासत कौमी तरक्की और खिदमत से इबारत है। पहले भी वतन अजीज की खिदमत की और आइंदा भी तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले अनासिर का एहतसाब होना चाहिए। मुश्किल हालात के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने जुर्रत और बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। शहबाज शरीफ ने अमानत संभाल कर रखी और पार्टी को मुत्तहिद रखा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। कौमी असम्बली के हल्के 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक समेत 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाब के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफ़ीर मित्सुहिरो वाडा की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। जापानी कंपनी के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागुज़ीर हैं। मरियम नवाज शरीफ। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का आगाज। पंजाब के सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने आज़मीन हज को रुखसत किया। सियालकोट से मजमूई तौर पर 15 परवाजों के जरिए 4055 आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सूबाई वजीर बल्दियात। गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप रिहायशी इलाके पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद का अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रफ़ा में काबिज़ फ़ौज के एक घर पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों का खौफ, रफ़ा से 9 लाख फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका, स्पेन, बरतानिया और तुर्की में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। मुतादिद मुजाहरीन गिरफ्तार। तेल अवीव में भी इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही, 68 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। सैलाब से गौर और फरियाब सूबे शदीद मुतासर। गौर में 50 और फरियाब में 18 अफराद की हलाकतें। सैकड़ों मकानात मुनहदिम, हज़ारों अफराद बेघर। हुकाम की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मोदी के दौर में भारत की सबसे बड़ी अक़लियती आबादी मुसलमान इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय मुसलमान खानदगी, आमदनी और तालीम तक रसाई में हिंदुओं, ईसाइयों और हिंदुस्तान की निचली ज़ातों से पीछे। पार्लियामेंट समेत हर शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी महदूद। मुसलमानों की नुमाइंदगी और सियासी ताकत को रोकने के लिए मोदी और बीजेपी हुकूमत की साजिशें।
गिलगित बल्तिस्तान में SIFC के मंसूबे ग्रीन टूरिज्म से सियाहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ग्रीन टूरिज्म कंपनी का सियाहत के फरोग के लिए मुआहिदा। GB के 44 सरकारी खस्ताहाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर तैयार किया जाएगा। गेस्ट हाउसेस की तामीर के बाद सयाहों की इलाके की जानिब रुझान बढ़ेगा। ग्रीन टूरिज्म कंपनी इब्तदाई तौर पर 3 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। पाक फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांची के गांव खरकू में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में आर्मी मेडिकल कोर के 26 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। मेडिकल कैंप के दौरान 1500 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मेडिकल कैंप में एलर्जी, मैदे के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबत, जोड़ों का दर्द, जल्द के जख्म और दांतों के अमराज का इलाज किया गया। पश्तो के अजीम शायर अमीर हमजा खान शेंवारी के मज़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का इक़दाम। लंडी कोतल ज़िला खैबर में वाक़ अमीर हमजा खान शेंवारी के मज़ार की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। इस सिलसिले में पुरवकार तक़रीब का इन्नेकाद। IGFC और नामवर शोरा की शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नवाब शाह में 49, दादू जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मलाई और जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। रोम में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 पोलैंड के अगा श्वाटेक ने तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में श्वाटेक ने वर्ल्ड नंबर 2 बेलारूस के अरीना सेबेलेंका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेन सिंगल्स का फाइनल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और चिली के निकोलस जेरी के दरमियान आज खेला जाएगा। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जेरो दी इटालिया इटली के फल्पोगाना की टूर में पहली कामयाबी। 14वां मरहला अपने नाम कर लिया। गाना ने 31.2 किलोमीटर का इंफरादी टाइम ट्रायल का फासला 35 मिनट 2 सेकंड्स में तय करके 2021 के बाद इवेंट में कोई मरहला जीता। टूर फेवरेट डेब्यूटेंट स्लोवेनिया के तादेश पोगाचर दूसरे, नीदरलैंड्स के थाईमन एरनेस्ट मैन तीसरे नंबर पर रहे। और यूक्रेन के ओलेक्सेंडर यूसिक गैर मुतनाज़िया हैवीवेट बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए। रिंग ऑफ फायर फाइट में ओलेक्सेंडर यूसिक ने बरतानिया के टाइसन फ्यूरी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। 37 साला यूसिक एक ही वक्त में 4 बड़े हैवीवेट बेल्ट्स अपने पास रखने वाले पहले बॉक्सर हैं। यूसिक अप्रैल 2000 में बरतानिया के लिनिक्स लुइस के अरूज के खात्मे के बाद पहले गैर मुतनाज़िया चैंपियन हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि बिश्केक से खुसूसी परवाज के जरिए 140 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने वतन वापस आने वाले तलबा से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात लीं। वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने वाक़े के फौरी बाद ही पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़तर इक़दाम किए। हमारी पहली तरजीह पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी है। आज मज़ीद प्रवाज़ों के ज़रिए किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताता हूँ जो उन्होंने फ़ीडबैक दिया है बच्चों ने। डार साहब, अमीर मुकाम साहब जा रहे हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा जाने का। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी सारा दिन इसी के ऊपर लगे रहे। अभी हमने जितने लोग लाहौर से बाहर के हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है उनका अरेंजमेंट अभी कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने अपने शहरों को जा सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं सारा फीडबैक ताकि उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को मदद और मुआवनत फराहम करने के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के और वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम आज बिश्केक जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को सफारत खाने की तरफ से इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में बेटे और बेटियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा वापस आना चाहें उन्हें सरकारी खर्चे पर फौरी वापस लाया जाए।
तलबा और वालिदैन के माबैन रवाबत को मुसलसल बरकरार रखने के लिए सफारत खाना हर किस्म की मुआवनत फराहम करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बिश्केक में हालिया फसादात के तनाजुर में आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात करेंगे और उनको दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर मुल्कों के तलबा की सूरत हाल के हवाले से गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता किया और हालिया सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स का दौरा करने की भी हिदायत की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ, सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलबा के वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनको बर वक्त मालूमात फराहम करने और ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतजाम किया जाए। हुकूमत अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा वो खुद किर्गिस्तान में सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और इस सूरत हाल में अपने तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राबते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के मामले पर पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब किया गया और उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया गया। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल अपनी रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दफ्तर ख़ारजा को सूरत हाल पर नजर रखने और पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। इसहाक डार की हिदायत पर इस्लामाबाद में किर्गिज़ नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके पुरतशद्दुद वाक़यात पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिज़ हुकूमत पर जोर दिया गया कि बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तानियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़यात की तहकीकात करके कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहर्रिक कर दिया है। लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज़ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात के लिए शुरू हो चुकी है और हमें ये बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो किर्गिस्तान में मुकीम है उनको ये अपील करना चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली खबरों के ऊपर यकीन न करें जब तक कि उनकी तस्दीक न हो जाए। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हसन ज़ैगम ने बिश्केक में तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर ने किर्गिज़ हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मुकामी हुक्काम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है और अब सूरत हाल मामूल पर है। उन्होंने बताया कि किर्गिज़ पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है और किर्गिज़ सदर इस मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सफीर को बताया कि कुछ पाकिस्तानियों समेत 14 गैर मुल्की शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, जबकि एक पाकिस्तानी शहरी जख्मी है जो ज़ेरे इलाज है। बिश्केक में जख्मी पाकिस्तानी शहरी शाहजेब से पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ैगम ने अस्पताल में मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाने के काउंसलर मरवान एलेक्स ने इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम पाकिस्तान के तालिब इल्मों से मुलाकात की। काउंसलर ने तालिब इल्मों से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी वतन अजीज़ की खिदमत की, आइंदा भी तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे। लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के अजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। तफसील बता रही हैं मोहम्मद सुफियान। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत कौमी तरक्की और खिदमत से इबारत है। कौम को अंधेरों से निकाला, सी पैक जैसे मंसूबे दिए, मगर पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश करके हमेशा नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा किया गया। पाकिस्तान का मुफाद उसको सामने रखकर क्या क्या आपने एक दलेराना फैसले किए, तारीख उनको कभी नहीं बुला सकेगी। जिस तरह आपको ये कहा जा रहा था कि जनाब आप बम धमाका ना करें और 5 अरब डॉलर ले लें, मगर आपने फैसला किया कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के
عظیم تر مفاد کا مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا، مگر پاکستان کو اس وقت انشاءاللہ ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو دکھ، تکالیف، ظلم، زیادتی، غم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون اور ارکان کا شکر گزار ہوں جن کے تعاون کے ساتھ یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ مطمئن ہوں کہ امانت قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت سونپی کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک کی معاشی خود کفالت کے لیے ہم نے ملک میں میگا معاشی منصوبے شروع کیے۔ اگر ترقی کا سفر جاری رہتا تو ملک معاشی لحاظ سے بہتر ہوتا۔ مارچ 1993 میں شاید یا اس سے پہلے ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے۔ نواز شریف نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود مسلم لیگ نون نے بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ دوبارہ تمام رہنما مختلف عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے سنگین جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا تھا، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور یہاں سب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بھگتے ہیں، اور ان سب پہ مجھے بڑا ناز ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، اسحاق ڈار سمیت دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں محمد شہباز شریف کو قائم مقام پارٹی صدر نامزد کیا گیا، جبکہ 28 مئی کو پارٹی انتخابات کے لیے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کو چیف الیکشن کمیشن مقرر کیا گیا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ دیہی علاقوں میں کلینکس آن ویلز نعمت سے کم نہیں ہیں۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلینکس آن ویلز نے عام شہریوں کو صحت کی سہولیات گھر کی دہلیز پر میسر کی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نئے وقت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کر رہی ہیں۔ مریم نواز کے اقدامات سے شہریوں کی زندگی آسان ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ماہ میں جو بنیاد رکھی ہے وہ پنجاب میں عام شہری کی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن لاہور کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی، بزرگ شہری کا مسئلہ سنا، ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو موقع پر شکایت حل کرنے کی ہدایت کی۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلنے سے شہریوں کو بہت سہولت ملی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ اس عمل کو مزید آسان بنایا جائے۔ صدر آصف علی زرداری یوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کے گھر میاں گئے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر مملکت نے شہید میجر بابر خان کو وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات، فرض، لگن اور حب الوطنی کو سراہا۔ صدر مملکت نے شہید کے لیے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ قومی اسمبلی کے حلقے 148 ملتان میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف ملک سمیت 8 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان۔ ملتان قومی اسمبلی کے حلقہ 148 میں انتخابی میدان سج گیا ہے۔ پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے شروع ہے جو کہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ حلقے کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید یوسف گیلانی کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد یہ نشست خالی ہوئی اور اسی نشست پر اب ان کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں موجود ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف مہے، جبکہ تحریک لبیک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے اظہر سندیلا، جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے انجینئر محمد عاطف سمیت 8 امیدواران جو ہیں وہ میدان میں، لیکن جو
बड़ा मुकाबला तैमूर अल्ताफ़ महे और अली कासिम गिलानी के दरमियान देखने को मिलेगा। तो वोटर्स की जो एक उम्मीद है कि उनकी बड़ी एक तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम हल्के में कुल वोटर्स की बात करें तो 4,44,000 से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर 2,30,000 जबकि ख़वातीन वोटर्स 2,10,000 हैं, जबकि 275 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से 69 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया। जो हसास जिन पोलिंग स्टेशन को करार दिया गया वहाँ पर CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। अगर हम बात करें इस हल्के की तो यहाँ पर 2018 में MSN डहर कामयाब हुए थे, जबकि आम इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाबी हासिल की थी और उनके मुकाबले में तैमूर अल्ताफ़ महे जो कि इस इलेक्शंस के अंदर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं के साथ ज़बरदस्त नेक टू नेक फाइट हुई थी और सिर्फ थोड़े से मार्जिन से उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से शिकस्त खाई थी। पोलिंग का अमल शफाफ बनाने के लिए ना सिर्फ पुलिस एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो SOPs जो मुरतब किए उन पर भी अमल कराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफ़ीर वादा मुत्सहिर ने मुलाकात की है, जिसमें तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा भी लिया गया। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग देने पर भी उसूली इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब और जापान तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर्स मार्केट के तौर पर उभर रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म हैं। हसन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुरंगी कॉजवे पर कराची मेगा प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कुरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कुरंगी कॉजवे मनसूबे का PC1 4 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का है, जबकि मनसूबे की तामीरी लागत 6 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद है। ये मनसूबा जुलाई 2023 में शुरू किया गया, जिसे 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत की। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और SIFC के मंसूबे ग्रीन टूरिज्म कंपनी का सयाहत के फरोग के लिए मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के तहत गिलगित बल्तिस्तान के 44 सरकारी खस्ताल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर तैयार किया जाएगा। मुआहदे में शामिल गेस्ट हाउसेस कई बरस से सरकारी खजाने पर बोझ थे, जिनसे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इन गेस्ट हाउसेस की तज़ीन और राइज से इलाके में सयाहत के शोबे में न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। इस मनसूबे से सयाहों का गिलगित बल्तिस्तान की जानिब रुझान बढ़ेगा। ग्रीन टूरिज्म कंपनी इब्तदाई तौर पर 3 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। सालाना मुनाफे का 20% गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सालाना आमदनी का 35% गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को सूबे की तरक्की के लिए दिया जाएगा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब के सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने आज़मीन हज को रुखसत किया है। सियालकोट से मजमूई तौर पर 15 परवाज़ों के जरिए 4055 आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने आज़मीन को सफ़र हज पर रवानगी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की। तो फ़लस्तीनी इलाकों में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गज़ा और रफ़ा में इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शुमाली गज़ा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में काबिज़ फ़ौज के रिहायशी इलाके पर बमबारी से 28 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शहदा में एक ही ख़ानदान के 20 अफराद भी शामिल हैं, जिनकी मैयतें अल-अक़सा शहदा अस्पताल लाई गई हैं। इसराइली तैयारों ने कमाल उद्वान अस्पताल के करीब कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में स्कूल और बेघर अफराद की पनाहगाहें भी जद में आईं। हमलों में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं और खदशा है कि अब भी कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रफ़ा के वस्ती इलाके में काबिज़ फ़ौज के घर पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। मुकामी फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके जवाब में काबिज़ फ़ौज ने फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग की।
झड़पों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इस मौके पर कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में भी ले लिया। इसराइली फ़ौज के हमलों के खौफ की वजह से गजा के जनूबी शहर रफ़ा से तकरीबन 9 लाख अफराद शहर छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के सरबराह के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 1 लाख अफराद को रफ़ा छोड़ने का हुक्म दिया है। काबिज़ फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी हमले का दायरा बढ़ा दिया है और फ़लस्तीनियों को हुक्म दिया है कि वो इलाके से फौरी तौर पर निकल जाएं। दुनिया भर में गजा, जंगबंदी और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन DC, इस्तांबुल, पेरिस और लंदन में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मुजाहरों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेल अवीव में भी इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत से यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीका के कौमी सलामती के मशीर जैक सलवान ने सऊदी अरब के मशरक़ी शहर ज़हरान में मुलाकात की है, जिसमें गजा की सूरत हाल, देरपा जंगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी के अलावा तनाज़ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा भी लिया। यमन के हुसी बागियों ने बहर अहमर के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया है। हुसियों ने पनामा में रजिस्टर्ड यूनान की ज़ेर मलकियत MT-1 ऑयल टैंकर को यमन की अलमखाई बंदरगाह के करीब एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी सेंट कॉम ने एक बयान में कहा है कि रूस से चीन जाने वाले ऑयल टैंकर पर हुसियों के मिसाइल हमले में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ऑयल टैंकर के हमले ने प्रपल्शन और स्टीयरिंग को बहाल करके अपना सफ़र जारी रखा। नाज़रीन, वस्ती अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में कम से कम 68 अफराद हलाक, दर्जनों लापता और हज़ारों मकानात तबाह हो गए हैं। सैलाब से गौर और फरियाब सूबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सूबा गौर के महकमा इत्तलात के सरबराह का कहना है कि शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 50 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए हैं, जबकि कई अहम सड़कें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत फ़िरोज़कोह में 2000 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 4000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सैलाबी सूरत हाल से 2000 से ज़ायद दुकानें भी ज़ेर आब आ गईं। सूबा फरियाब में भी सैलाब की वजह से 18 अफराद हलाक, सैकड़ों मकानात मुनहदम और हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिश और सैलाब से शुमाली अफगानिस्तान में 315 अफराद हलाक और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। मोदी के दौर में भारत की सबसे बड़ी अक़लियती आबादी मुसलमान इंतहा पसंदों के निशाने पर है। मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों की नुमाइंदगी और सियासी ताकत को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। भारतीय हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान खानदगी, आमदनी और तालीम तक रसाई में हिंदुओं, ईसाइयों और हिंदुस्तान की निचली ज़ातों से पीछे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों और सिविल सर्विसेज के आला इम्तिहानों में भी हर साल मुसलमान उम्मीदवारों के अक्सरियत जानबूझकर कम रखी जाती है। दूसरी जानिब भारतीय सिविल सर्विसेज में गुज़िश्ता साल महज 6 मुसलमान उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मुसलमान भारत में 200 मिलियन की आबादी रखते हैं, जबकि नाम नहाद जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार ने मुसलमानों की सियासी ताकत को भी सबोताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हाल ही में मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी तकरीरों में मुसलमान मुखालिफ बयानबाजी को अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। 2014 से कबल बीजेपी में जो मुस्लिम नुमाइंदगी मौजूद थी, वो मोदी के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद खत्म होकर रह गई। भारत अब ऐसी रियासत बन चुका है जहां जानबूझकर मुसलमानों को पसमानदगी की तरफ धकेला जा रहा है। मुसलमानों की भारत में नुमाइंदगी को मिटाने में मोदी सरकार के मकसद पिन्हा है कि वो तालीम, नौकरियों, सेहत और दूसरी तमाम बुनियादी सहूलियात का मुतालबा करने से कासिर हो जाएं। भारत की 14% से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल मुसलमानों की बीजेपी के दौरे हुकूमत में नुमाइंदगी 5% से भी कम हो गई है। मोदी सरकार के बुग़्ज़ का ये आलम है कि वो किसी कीमत पर भी भारतीय मुसलमानों की कामयाबी नहीं देख सकती है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अजला बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बदगाम में भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के एक और मरहले से कबल पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं और भारतीय फौजियों की इजाफी नफरी तैनात कर दी है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक इन सख्त हिफाजती इक़दाम का असल मकसद कश्मीरियों को डरा धमका कर बीजेपी की इत्तेहादी जमातों को वोट देने पर मजबूर करना है। बीजेपी ने शिकस्त के खौफ से वादी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। कुल जमातियों कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को उनके वालिद मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद की बरसी के सिलसिले में श्रीनगर के इलाके राजौरी कदल में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में शिरकत से रोक दिया गया। मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम अवामी मजलिस अमल ने श्रीनगर में एक बयान में शहीद रहनुमा और शहदाए होल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा का खून राहेगा नहीं जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हज़ारों नज़रबंद कश्मीरियों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इनकी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें।
तर्जुमान ने कहा कि काबिज भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों की क़यादत और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है। जम्मू के इलाके अखनौर में भारतीय फौज के एक मेजर मुबारक सिंह पन्ना ने खुदकुशी कर ली, जिससे जनवरी 2007 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 601 हो गई है। पाक फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के गांव खरकू में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में आर्मी मेडिकल कोर के 26 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। मेडिकल कैंप के दौरान 1500 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिनमें 425 मर्द, 627 खवातीन और 363 बच्चे शामिल थे। मेडिकल कैंप में एलर्जी, मैदे के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतिस, जोड़ों का दर्द, जिल्द के जख्म और दांतों के अमराज का इलाज किया गया। मरीजों को ECG, लैब इन्वेस्टिगेशन, पोर्टेबल डेंटल एक्सरे, मरीजों की निगहदाश्त, अद्वियात, ड्रेसिंग और जख्म की देखभाल की सहूलियात भी फराहम की गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी की खसूसी हिदायत पर डेरा बुगटी के इलाके बेकर में 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त भी सहूलियात के साथ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। कैंप में जनरल सर्जन, माहिर अमराज नस्वा, पल्मोनोलॉजिस्ट, BRSP और ग़ज़ायत की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैंप में डिजिटल एक्सरे, जन एक्सपर्ट और मोबाइल वैन की भी सहूलत फराहम की गई है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरे कौम खिराज अकीदत पेश करती है। नायब सूबेदार साहिब खान ने 5 जुलाई 2023 को जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा है कि साहिब खान की शहादत हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। बहुत ही खुश अखलाक आदमी थे और बहुत ही खुश तबाह आदमी थे। उनसे मेरी सुबह बात हुई 5 जुलाई को। मेरे चाचू लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि जो घर का काम पड़ा है वो हम कर लें। मैंने कहा कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से कहा कि अपने अब्बू से पूछ के बताओ। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन किया, लेकिन अब्बू ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर 1 बजे वो रोते रोते आ गए गाड़ी पर। फिर उनको पता चल गया कि अबू शहीद हो गए। फिर उसी तरह हमें चाचू लोगों ने बताया था। वालिदैन की कमी तो कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती, उनकी ज़रूरत हमें हर मोड़ पर होती है। कुरान मजीद में इरशाद है कि शहीद तो जिंदा है, लेकिन तुम लोग उसका शहीद शऊर नहीं रखते। हमें से सब कोई बराबर प्यार करते थे। जो हमारी तरबियत के लिए अच्छा था वो करते थे। जब शहादत से 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया था, फिर मुझे उन्होंने 12 बजे कॉल की थी कि बेटा मेरा, हमने 4 बंदों ने इंटरव्यू दिया था और हमारे 2 बंदों का इंटरव्यू जो है मुकम्मल हो गया और हम 2 आदमी 4 में से नायब सूबेदार बन चुके हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको जो बैज होते हैं नायब सूबेदारी के या फूल होता है जो, वो आपको कब लगेगा? तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद लग जाएगा। तो उन्होंने छुट्टी भी आना था, लेकिन अब घर तो आ गए थे, लेकिन शहीद होकर आए हैं। माशाअल्लाह से साको किसी चीज़ की कमी नहीं सोन देते। जिंदगी का हर मौका यादगार होना है। एक अच्छे वक्त लंघा जे रहा सा लंघा है। पहले असा मियाँ बीवी मशवरा करने से कोई भी काम करने से था, लेकिन वो शहीद थी गए। उस तो बाद मैं अपने पुत्र और मशवरा करनी और फिर कोई काम करने हो। मेरी धी एक ऐसा डॉक्टर मेरी धी उसे हिफुज कीते, अगर वो होना तो उसे सब तो जश्न हो गया। उस वक्त मेरे को बहुत कमी महसूस था। ये अल्लाह ताला दी रज़ा अल्लाह से राज़ी हूँ। गवर्नर हाउस कराची में IT के शोबे में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों के लिए कुरानदाजी के जरिए लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खज्जिसूरी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दायरा कार वसी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, जबकि इसे कराची और हैदराबाद के बाद सिंध के दीगर शहरों तक लेकर जाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि तरबियत हासिल करने वाले तालिब इल्मों में से कोई गूगल हो और याहू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का CEO बने। तकरीब में अमेरिका के मारूफ बिजनेसमैन तनवीर अहमद खान ने शिरकत की। गवर्नर सिंध की जानिब से IT के शोबे में किए जाने वाले इन इक़दामात को सराहा। बाद में कुरानदाजी के जरिए 25 तालिब इल्मों में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से ज़िला खैबर में वाक़ नामवर पश्तो शायर अमीर हमजा बाबा मज़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो गई है। अमीर हमजा बाबा शिवारी 1907 में ज़िला खैबर के इलाके लंडी कोतल में पैदा हुए। उन्हें बाबाए पश्तो, गज़ल और सूफ़ी बुज़ुर्ग का लक़ब दिया गया। आज़ादी की तहरीक में भी उन्होंने अपनी शायरी से नौजवानों में जोश व जज्बा पैदा किया। 1994 में उनकी वफ़ात के बाद उन्हें लंडी कोतल में दफन किया गया।
ملک اور علاقے کے لیے گراں قدر خدمات پر لنڈی کوتل میں ان کا مزار تعمیر کیا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ تھے۔ تقریب میں نامور شعراء نے امیر حمزہ بابا شماری کی زندگی کو اپنے شعروں کے مجموعے میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ، سی ڈی اے اور پولیس کو تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سزنگ جانی، راجہ گل فرز اور فارم ہاؤس کی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ ایک فیکٹری کو بھی سیل کر دیا گیا۔ سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ 24 کنال رقبے پر 10 کمرے تعمیر کر کے غیر قانونی طور پر فارم ہاؤس بنایا گیا تھا۔ ڈی سی سی ڈی اے کی قیادت میں اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے تجاوزات کو گرایا۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں بچوں کی دل کی سرجری سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بین الاقوامی ماہرین امراض دل بچگان نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی نے بچوں کے دل کے امراض اور خاص طور پر سرجری میں بڑی معاونت کی ہے۔ موروثی اور ماحولیاتی عوامل کے ذریعے سے بچوں میں دل کے نئے نئے امراض دریافت ہو رہے ہیں۔ ہمیں مل کر ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے علاج پر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر شرکاء نے بچوں کے دل کی سرجری سے متعلق اپنے مقالے پیش کیے اور اپنے تجربات کا تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، ساہیوال کی گنجان آبادیوں اور دیہی علاقوں میں علاج اور معالجے کے لیے کلینک آن وہیلز کے تحت 6 کلینکس نے عوام کو خدمات کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں خاور علی چودھری۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ساہیوال کو دی جانے والی کلینک آن ویلز میں ڈاکٹر، لیڈی ہیلتھ ورکر، ڈسپینسر اور ویکسینیٹر کی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ ان کلینکس میں بچوں کے حفاظتی ٹیکے، غذائی قلت کا شکار بچوں کی اسکریننگ اور بیماریوں کی تشخیص کے لیے بنیادی ٹیسٹ کے سہولت کے ساتھ ملیریا اور شوگر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ گھر گھر جا کر یہ کلینکس آن ویل کام کرتی ہیں، ہم کیمپس لگاتے ہیں، وہاں پہ خواتین، بچے، ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے، سب کا علاج کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جن کی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہو ان کے الٹرا ساؤنڈ کیے جاتے ہیں، ٹیسٹس کیے جاتے ہیں سارے، اور ساتھ میں فری میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ جدید سہولتوں سے آراستہ کلینک پسماندہ اور دور دراز علاقوں تک صحت کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز پروجیکٹ کے تحت ماہر ڈاکٹرز نہ صرف مختلف امراض کا علاج کر رہے ہیں بلکہ مریضوں کو 16 بنیادی دعائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے گاؤں گاؤں اور گھر گھر میں جو کلینک ویل لگائے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں بہت اچھا فائدہ مل رہا ہے۔ بچوں کو میڈیسن مل رہی ہیں، حاملہ عورتوں کو میڈیسن مل رہی ہیں اور سب کچھ فری مل رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، یہ جو کیمپ لگ رہے ہیں ادھر، یہاں پر غریب لوگوں کو ہر قسم کی میڈیسن مل رہی ہے۔ جدید طبی سہولتوں سے آراستہ 6 کلینک آن ویل سے ساہیوال کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولت میسر آنے سے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ بھی کم ہوا ہے۔ خاور علی چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ساہیوال۔ رحیم یار خان میں بھی پنجاب حکومت کے کلینک آن ویلز کے تحت 6 کلینکس نے لوگوں کو خدمات کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ پنجاب حکومت کی طرف سے رحیم یار خان کو دی جانے والی کلینک آن ویلز میں ماہر ڈاکٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈسپینسر اور ویکسینیٹر کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کلینک میں بچوں کے حفاظتی ٹیکے، غذائی قلت کا شکار بچوں کی اسکریننگ اور بیماری کی تشخیص کے لیے بنیادی ٹیسٹ کی سہولت کے ساتھ ملیریا اور شوگر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی کافی سہولیات ہیں جو ہم عوام تک پہنچا رہے ہیں، جس میں عام روٹین کے کچھ ٹیسٹ ہیں، ہیپیٹائٹس بی، سی، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ، اور اس میں ہیموگلوبن جو HB ہوتا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت دی ہوئی ہے۔ جدید سہولتیات سے آراستہ کلینک پسماندہ اور دور دراز علاقوں تک صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز پروجیکٹ کے تحت ماہر ڈاکٹرز نہ صرف امراض کا علاج کر رہے ہیں بلکہ مریضوں کو 16 بنیادی ادویات بھی مفت دی جا رہی ہیں۔ بڑی ہسپتالوں میں جا کے ہمیں وہاں پہ میڈیسن ٹریٹمنٹ تو ملتا بھی ہے، لیکن یہ آن دی اسپوٹ ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس آ کے ہمیں اس جگہ پہ جو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے بچوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی فری دوائی دی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں سہولت ہو گئی ہے گھر بیٹھے۔
यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारा चेकअप कर रहे हैं, हमारे बच्चों का चेकअप कर रहे हैं और हमें मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं। इधर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं और वो अपना चेकअप करवा रहे हैं। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता 6 क्लिनिक ऑन व्हील से रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को इनकी घर की तहलीस पर सेहत की मुफ्त सहूलियात मैसर आने से इन्हें सरकारी अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं रही। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, सऊदी पाक कनेक्ट गेटवे टू ट्रेड और सऊदी अरब में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात के हवाले से कराची में सेमिनार हुआ। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त और कारोबारी शराकतदार है। हमें सऊदी अरब विजन 2030 से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में वसी मौक़े हैं। रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा करना होगा। उन्होंने कहा कि तामीरात सऊदी मईशत का अहम तरीन शोबा है जिसमें $1 खरब की सरमायाकारी हो चुकी है। कराची में तैनात सऊदी कौंसल जनरल ने भी सेमिनार में शिरकत की। पाकिस्तानी निजात अमरीका की मारूफ समाजी कारकुन नईमा खान ने कहूटा में मुख्तलिफ रफाही इदारों का दौरा किया। उन्होंने गुलाम रब्बानी कुरैशी डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया और मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को मुफ्त तिब्बी और तालीमी सहूलियात की फराहमी इंसानियत की बड़ी खिदमत है। यहाँ पर आके बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपका सारा काम देख के, आपके जो है डायलिसिस सेंटर का पूरा सेटअप देख के, जिस तरीके से आप बच्चियों के लिए जो है यहाँ पर उनकी जो है टेलरिंग की क्लासेस का और यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस का, मतलब कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा कि जिसमें आप ना कर रहे हो अपनी खिदमत को। नाज़रीन, खुशाब में मनावा रोड पंजपीर के मकाम पर ब्रेक फेल होने के सबब गाड़ी खाई में गिर गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब के मुताबिक हादसे में 14 अफराद जाँ भाग जबकि 12 जख्मी हुए और रेस्क्यू टीम ने 8 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ हॉस्पिटल नौशहरा मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद बन्नू से वादी स्वान जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुशाब बनावा रोड पर ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। गुस्से के नुकसानात और इसे कंट्रोल करने के हवाले से साइकोथेरेपिस्ट मार्क निकलसन ने रावलपिंडी में मुनक्कदा तकरीब में रोशनी डाली। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। गुस्से में रहना, खफगी दिखाना, कुछ अच्छा ना लगना, आप उसे रोजमर्रा हालात का कुदरती रद्द अमल समझकर नजरअंदाज तो कर सकते हैं, मगर याद रहे ये कैफियत हद से बढ़ने लगे तो खबरदार रहें। ये रिश्तों को खत्म कर सकता है, जिंदगी में जहर घोल सकता है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता साइकोथेरेपिस्ट मार्क निकलसन ने रावलपिंडी में मुनक़दा सेमिनार में एंगर मैनेजमेंट या गुस्से को कंट्रोल करने से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए। उनका कहना था कि जब आप हर बात पर रद्द अमल देने लगे तो समझें आपको मुहतात होने की जरूरत है। To build healthy relationships, people have to be able to treat others in a respectful way. People sometimes confuse anger with power and think that they feel powerless, and so they have to exert anger to try to intimidate or overwhelm people. प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कहना था कि एंगर मैनेजमेंट से मुतालिक ज्यादा बात नहीं की जाती, जबकि उस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है या ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हैं, ये एक जो है वो अवेयरनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। EMDR एक ऐसी थेरेपी है जो कि आपके अपने ब्रेन की वो पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आप खुद सीख सकते हैं कि आप अपने जज्बात पे कैसे काबू पाएं, अपने गुस्से पे कैसे काबू पाएं। EMDR जैसी इंटरवेंशंस जो है सबसे पहले तो वो एक इंसान को अवेयरनेस देती हैं कि दिस इज़ एन इशू। हमें कहाँ पता है कि एंगर जो है वो एक मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर हमें वर्क करना है। गुस्सा ठीक नहीं है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके साथ डील कैसे करना है। प्रोग्राम के शुरका ने हर इंसान से जुड़े मसले को ज़ेरे बहस लाने को सराहा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के बायस गिलगित बल्तिस्तान भी मौसमियाती तग़य्युरात की जद में है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए ग्लोफ 2 और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की जानिब से अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं गिलगित से शेर मोहम्मद। गिलगित बल्तिस्तान भी मौसमी तग़य्युरात की जद में है। दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव के बायस यहाँ ग्लेशियर पर असरात पड़ रहे हैं और उनके आगे सरकने और पीछे हटने का अमल जारी है। इससे ग्लेशियर पर झीलें बनती हैं और उनके फटने से सैलाब आते हैं। ये रिसेंट ईयर्स में जो ग्लोफ के इवेंट्स हैं वो GB में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट हुए हैं। जो ग्लोफ के जो इवेंट्स हैं इसमें इंसानी और मटीरियलिस्टिक जो लॉसेस हैं इसको बचाने के लिए
مختلف آرگنائزیشنز نے فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے، جس میں میجر فنڈنگ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ فنڈ کی طرف سے ہے۔ گلاف 2 منصوبے کے تحت گلیشیئر پر بننے والی جھیلوں کے پھٹنے سے ہونے والے انسانی اور مالی نقصانات روکنے اور عوام کو بر وقت وارننگ اور الرٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا ادارہ یونائٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام اور عالمی تنظیموں کی طرف سے گلگت بلتستان کی 16 اور خیبر پختونخوا کی 8 حساس وادیوں میں ارلی وارننگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ٹورسٹ کا جو ویدر ہے اس کو بھی الرٹ اور اس کا جو آنے والے دنوں میں فورکاسٹ ہے وہ دی جاتی ہے۔ گلاف 2 منصوبے کے تحت ان وادیوں میں جدید آلات نصب کیے جا رہے ہیں۔ شیر محمد، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ پہلے تو دیکھو یہ اتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر لاہور عجائب گھر میں معروف آرٹسٹ جمی انجینئر کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ عجائب گھر کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے معروف آرٹسٹ جمی انجینئر کے فن پاروں کی نمائش کا مقصد فنون لطیفہ میں ملکی مصوروں کے کردار کو سراہنا ہے۔ نمائش میں جمی انجینئر کے مختلف موضوعات پر بنائی گئی پینٹنگز کو رکھا گیا ہے، جن میں لینڈسکیپنگ، دیہی مراکز اور اندرون شہر کی خوبصورتی کو پیش کیا گیا ہے۔ چین کے ڈپٹی کونسل جنرل کاؤ کی نے نمائش دیکھی اور فن پاروں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ It's really a very good one. In fact, it includes a lot of very good artwork of Mr. Engineer. Not only the buildings, but your life, but a lot of very beautiful landscape. It's really given me a lot of research for your country. میں نے سارے میڈیم یوز کیا، میں نے ووڈ پہ بھی پینٹ کیا، وال پہ بھی پینٹ کیا، گلاس پہ، بورڈ پہ، ہر قسم کے مٹیریل پہ پینٹ کیا۔ نمائش میں رکھا گیا ہر فن پارہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، خصوصاً قیام پاکستان اور ہجرت کے حالات کی منظر کشی کرنے والی پینٹنگز خصوصی داد کے مستحق ٹھہری۔ یہ بڑا زبردست ان کا آئیڈیاز ہیں، تھاٹس ہیں، اور ان کا جو بیسک کام ہے جس سے یہ مشہور ہوئے وہ ہے اپنا پاکستان کا قیام، یعنی کہ جو مائیگریشن ہوئی تھی تحریک پاکستان کے بعد جب پاکستان بنا، وہ جو قافلے وہاں سے لٹے لٹائے پاکستان آئے، انہوں نے وہ سارے حالات کو جو ہے وہ اپنے پینٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے نمائش دیکھی۔ یہ نمائش 27 مئی تک جاری رہے گی۔ آرٹسٹ کی یہ خوبصورت کاوش پاکستان کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی نیوز، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، کراچی میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 69% ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت 36 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کراچی میں موجود اپنے نمائندے ذیشان احمد خان سے۔ جی ذیشان، موسم کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موسمی تغیرات کا اثر براہ راست زندگی پر پڑتا ہے اور سخت گرمی اور سخت سردی کی صورت میں تمام روزمرہ کے معمولات زندگی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر درجہ حرارت جو کہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 70% کے قریب ہے، جس کے باعث جو ہے گرمی کی شدت جو ہے وہ 38% تک درجہ حرارت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت آج چھٹی کا دن بھی ہے، لیکن لوگ ابھی تک گھروں کے اندر محسور ہیں اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے کو ترجیح نہیں دے رہے کیونکہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے جی انٹیریئر سندھ کی، اندرونی سندھ کے مختلف علاقے، خاص کر اگر ذکر کروں میں نواب شاہ اور جیکاباد کا، تو وہاں پہ سخت گرمی جو ہے اس وقت پڑ رہی ہے، اس وقت گرم لو اور خشک ہوائیں، گرم موسم ہے وہاں پہ اس وقت، اور جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 45 سے 46 ڈگری تک ٹیمپریچر اس وقت درجہ حرارت وہاں چل رہا ہے، جبکہ وہاں پہ گرمی جو ہے 48 سے 49 جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے، محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سکھر دادو بھی وہ علاقے ہیں جو سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے 4 سے 5 دنوں تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اس وقت احتیاطی تدابیر کے طور پہ زیادہ تر ماہرین جو مشورہ دے رہے ہیں وہ گھروں میں اندر رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں، سائے دار جگہ پہ رہیں اور پانی کے اور ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ گرمی کی شدت یا حدت سے بچا جا سکے۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح گرمی کی لہر نے اوکاڑا کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مسلسل خشک موسم کی وجہ سے درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس سے محنت کش اور مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشرف اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ان دنوں اوکاڑا بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔
गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। उकाड़ा में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत की शिद्दत में इजाफे से उकाड़ा शहर और इसकी तहसीलों दीपालपुर और रिनाला खुर्द में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि इंसानों के साथ जानवर, परिंदे, बागात और फसलें भी शदीद मुतासर हो रही हैं। गर्मी से मेहनत कश और मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सत्तू बेहतरीन मशरूब है। सत्तू प्यास बुझाने के लिए बहुत मुफीद है। लोग प्यास की शिद्दत के लिए यहाँ पे आते हैं और पीते हैं, उनको मज़ा आता है और हमारा भी रोज़गार अच्छा चल जाता है। बच्चों की हाइड्रेशन को, बच्चों के नमकियात को पूरा रखें, ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। अगले कई रोज़ तक बारिश ना होने और उकाड़ा का मौसम खुश्क रहने से दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शहरी दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें। हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें और इस गर्मी में पानी और मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। और गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, जैकबाबाद भी 48, जबकि पडीदन और सकरंड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।